नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए सेट के साथ। आज तीसरे नंबर का सेट है और यहां पे हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है आज का, बच्चों में भाषा विकास के लिए संवेदी काल कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 से 7 वर्ष का जो समय होता है भाषा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भाषा विकास का संवेदन काल यदि पूछा जाए तो याद रखना है 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, सीखने का सर्वोत्तम काल या समय कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखो ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। सारे प्रश्न जितने भी अभी तक मैं लाया हूँ सारे प्रीवियस ईयर के हैं और आगे भी जितनी वीडियोज़ में आएंगे सारे प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे जाएंगे आपके लिए। तो आप लोगों को ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है और हर एक प्रश्न अटेम्प्ट करते हुए चलना है। जो ना आए भाई उसको याद कर लेना बाद में, ठीक है। तो सीखने का सर्वोत्तम समय जो होता है शैशवावस्था होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इस समय जो अपना माइंड होता है वो सीखने की क्षमता के सर्वाधिक उस मोड में होता है। तो जितनी भी रैपिड सीखने वाली चीज़ें हैं सारी शैशवावस्था में होगा। जैसे भाषा विकास सबसे ज़्यादा इसी में होगा, यानी 2 से 7 साल के बीच में भाषा विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीखोगे। तो जो बच्चों के शुरुआती साल होते हैं उनमें सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छे अंक प्राप्त करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, रोजगार पाना या परीक्षा पास करना। तो शिक्षा देने का केवल उद्देश्य ये नहीं होता कि अच्छे नंबर आएँ, केवल अच्छे नंबर नहीं बोल सकते, यानी उसमें अच्छे नंबर शामिल हैं, लेकिन अच्छे नंबरों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। शिक्षा का मतलब है बच्चा भाई सामाजिक बने, बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास हो, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, माइंड का डेवलपमेंट भी बढ़िया हो, यानी बहुत सारे एस्पेक्ट हमें देखने पड़ेंगे। तो केवल अच्छे अंक लाना ये वही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। रोजगार पाना उनमें से एक है, केवल रोजगार पाना नहीं होगा। परीक्षा पास करना केवल उसका उद्देश्य नहीं है। तो आप बोलोगे बच्चों के सभी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट करना या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। और एनसीएफ की एक टैगलाइन थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी कि भाई बोझ रहित शिक्षा की सिफारिश भी इसने की थी। अब आपसे पूछा जाए एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये रिपोर्ट किसने दी थी, तो आपको याद रखना है यशपाल कमेटी ने। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि बच्चों के लिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करो जिसमें बोझ रहित शिक्षा प्राप्त हो, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन यदि पूछा जाए किसने दिया था तो यशपाल शर्मा ने। और टैगलाइन किसकी है तो वो लोग एनसीएफ 2005 की। इसमें भी बोला गया है कि बच्चों को बोझ रहित शिक्षा दो, और कैसी शिक्षा दो जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास होने का मतलब है हर एस्पेक्ट में विकास हो सके, भाषाई विकास हो, दिमागी विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और सांस्कृतिक विकास हो, यानी सभी पहलुओं का विकास संभव हो, ऐसी शिक्षा में देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडवीडी क्या है। तो हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी कि भाई जो पूर्व ज्ञान होता है और एक संभावित ज्ञान होता है, इनके बीच का जो खाई होता है या खाली जगह होती है, इसको जेडपीडी के नाम से जाना था। यानी जेडपीडी क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र हम बोल सकते हैं। यानी बच्चा जो अकेले कर सकता है तो उसे हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान, ठीक है, जो अकेले करेगा। बच्चा जो कभी नहीं कर सकता उसको बोलेंगे हम संभावित ज्ञान, यानी ज्ञान की अंतिम सीमा इसको बोला जा सकता है। वह क्षेत्र जो बच्चा सहायता से सीखता है, आपका यही ठीक होगा। हमने पढ़ा था कि भाई बच्चा कोई है साइकिल चला लेता है तो ये भाई उसका ज्ञान है। अब साइकिल चलाने से उसे स्टंट करने तक जो बीच में सिखाएगा उस व्यक्ति को हमने MKO नाम से जाना था, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस बीच के गैप में जो यहाँ पर सहायता देगा इस क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं, सहायता देने वाले को MKO कहते हैं, ठीक है। और जो सहायता MKO द्वारा मिली है उसको हम स्कैफोल्डिंग या पाड़ कहेंगे। ये 3 वर्ड याद रखना है भाई। जो उसका अभी का ज्ञान है और जहाँ तक उसे ज्ञान अर्जित करना है उस बीच के क्षेत्र को हम जेडपीडी के नाम से जानेंगे।
इस 20 के क्षेत्र में जो मदद करेगा व्यक्ति की यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको हम एमकेओ कहेंगे, और जो एमकेओ के द्वारा सहायता दी जाएगी उसे हम स्कैफोल्डिंग या ढांचा कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा नियमों को सामाजिक अनुबंध मानता है? ये 19 का प्रश्न है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और प्राथमिक। अब यहाँ से बोला गया कि नैतिकता के विकास की कौन सी श्रेणी है जहाँ पे बच्चे सामाजिक अनुबंध मानते हैं। सामाजिक अनुबंध का मतलब है समाज उन्हें अच्छा कहे बुरा करे इसका उन्हें फर्क पड़ेगा, यानी समाज अच्छा कहेगा तो उनका व्यवहार वैसा ही रहेगा, और समाज जिस व्यवहार को बुरा कहेगा उसको वो छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये किस अवस्था में आता है? तो आपको याद रखना है उत्तर परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी उत्तर परंपरागत अवस्था में जो भी बालक या बालिकाएं होंगी उनका व्यवहार पूरा समाज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। समाज के द्वारा स्वीकृत जो नियम होंगे उनका पालन वो करेंगे, और समाज के द्वारा जो स्वीकृत नियम नहीं होंगे उन व्यवहारों को वो छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में अभ्यास का नियम का अर्थ है। अभ्यास का नियम है भाई जिन चीज़ों को हम बार बार करेंगे वो अपने व्यवहार में समाहित हो जाएंगी, यानी करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, यानी जिन चीज़ों को हम बार बार करेंगे उसमें हम परिपक्व हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा इस नियम का कहना है। तो देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए जितना अभ्यास उतना कमज़ोर, भाई ये गलत हो गया। अभ्यास से ऐसा संबंध मजबूत होता है, बिल्कुल ठीक है। अभ्यास की ज़रूरत नहीं, एक बार सीखना पर्याप्त है, गलत। भाई अभ्यास से ऐसा संबंध मजबूत होता है, ये भी याद रखोगे, और याद रखोगे जितना अभ्यास करोगे उतने मजबूत या परिपक्व बनोगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है आपका, आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों की कौन सी शिक्षा का अधिकार है? तो हमें बताना है 2009 में जो आरटीई आई थी उसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कौन सी शिक्षा दी गई है? तो हम बोलेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई? तो बोलोगे 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और किस अनुच्छेद में ये बताया गया? तो बोलोगे 21A में ये बोला गया कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? ये हमें याद रखना पड़ेगा, वही रटना ही पड़ेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है प्याजे, वाइगॉस्की, हार्वर्ड गार्डनर या थॉर्नडाइक। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, और बुद्धि के 8 प्रकार इन्होंने ही बताए थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखोगे। अगला प्रश्न है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? तो हम लोग समझ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ही क्लासरूम के अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करना। बच्चे भाई बहुत तेज भी हो सकते हैं, प्रखर बुद्धि के, एवरेज बुद्धि के भी हो सकते हैं, जड़ बुद्धि के भी हो सकते हैं, और शारीरिक दिव्यांगता भी उन बच्चों को हो सकती है। तो यदि इन सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास में बिठा के सिखाया जाए तो उस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो इसका अर्थ हमें ढूंढना है इस ऑप्शन में, केवल सामान्य बच्चों के लिए। तो अभी हम चर्चा कर चुके, सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, दोनों बच्चों को हम समावेशी शिक्षा में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल, ए भी गलत हो गया। भाई जब भी अलगाव की बात हो, सेग्रीगेशन की बात हो, तब ऑप्शन आपके गलत होंगे। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव, सेग्रीगेशन नहीं होगा। सभी बच्चों को एक साथ समान कक्षा में शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर ठीक है। सभी बच्चे, जितने भी प्रकार के बच्चे स्कूल में हैं, यानी एक ही क्लास में, उन सबको एक ही क्लास में बिठा के शिक्षा देना ही आपका उद्देश्य रहेगा समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। केवल वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूति अनुबंधन ऑपरेशन कंडीशनल किसका सिद्धांत है? तो क्रिया प्रसूति सिद्धांत हमें याद रखना है, स्किनर का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो ये तो भाई अनुबंध जो भी हैं, रूल जितने भी हैं, नियम जितने भी याद रखने हैं। क्रिया प्रसूति स्किनर बिल्कुल रट लो भाई। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? क्रिएटिविटी का मतलब है कि व्यक्ति अपने से नई नई चीज़ों का सृजन करे और उनसे ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? स्मृति। तो भाई क्रिएटिविटी का मतलब रटना नहीं है भाई, ये नहीं। अनुशासन, अनुशासन भी नहीं।
रटने की क्षमता, ये भी नहीं। मौलिकता आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओरिजिन। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? 2017 का प्रश्न है। 7 से 11 हमने पढ़ा था, संवेदी गामक अवस्था जो है सेंसरी ऑर्गन, वही 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखनी है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है भाई? 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और ये होता है 11 से 18। तो राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि हमें बताना था 7 से 11 के बीच के बच्चों की अवस्था का नाम क्या है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का क्या उद्देश्य है? तो जब भी सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछे तो इसका मतलब है कि हर समय बच्चे का मूल्यांकन करते जाओ। भाई आज कितना पढ़ा, कितना सीखा, कितना आया, कल कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, 1 साल में कितना सीखा, 6 महीने में कितना सीखा, यानी विकास की हर अवस्था में उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार पेपर दिया, बच्चे को कराया और बोल दिया भाई तुम होशियार हो, तुम गधे हो, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे हमें एनालिसिस करना है बच्चे का, ठीक है। केवल वार्षिक परीक्षा गलत भाई। बच्चों के सर्वांगीण विकास का नियमित मूल्यांकन, भाई यही ठीक है। बोला ना, नियमित मूल्यांकन का मतलब है कि हर दिन आपको मूल्यांकन करना है। हर दिन ना कर सको तो भाई कुछ अंतराल में करो, भाई हर महीने कर लो, ठीक है, हर 7 दिन में कर लो कि भाई बच्चों ने 7 दिन में कितना सीखा। तो जब भी नियमित मूल्यांकन की बात की जाए तो यही ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरण मोटिवेशन का बच्चे के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2019 का प्रश्न है। सीखने में बाधा डालता है, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, याददाश्त कम होती है। मोटिवेशन का मतलब है कि बच्चे को कोई मोटिवेशन मिलेगा, तो जब भी किसी चीज़ के लिए हम मोटिवेशन प्राप्त करेंगे तो उस चीज़ में स्पीड बढ़ जाएगी भाई। तो अब यदि सीखने में मोटिवेशन मिला है तो सीखने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। क्लियर है? मोटिवेशन से कभी भी स्पीड स्लो नहीं होगी। जैसे आपको मोटिवेशन दिया कि भाई पैसे बहुत कमाने चाहिए, तो आपके दिमाग में थॉट्स वही आने लगेंगे, भाई हम फाड़ देंगे, 1 आध करोड़ रुपया कमा लेंगे, ऐसे विचार आएंगे जब तक मोटिवेशन है तब। और सीखने में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलोगे सीखने में भी स्पीड बढ़ जाएगी, सीखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवस्था में मुख्य संघर्ष क्या होता है? अब आपसे एरिक्सन के अनुसार पूछा है 6 से 12 वर्ष के जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं उनका मुख्य संघर्ष क्या है? ऑप्शन है आपके विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो भाई 2 वर्ष की आयु या बोल सकते हो कि शैशवावस्था में होता है ये सब। परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता कि भाई व्यक्ति परिश्रम करता है उसके मन में हीनता आती है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। एरिक्सन के अनुसार जो 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है तो बच्चों में परिश्रम बनाम हीनता का गुण विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या महत्व है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब भी बात की जाएगी तो इसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा, यानी बच्चे के हिसाब से सारे अरेंजमेंट हमें करने हैं कि बच्चों को किस प्रकार की पढ़ाई की सामग्री दी जाए, कौन सी विधि लगाई जाए जिससे बच्चों को समझ में आए। यानी टीचर को एक सहायताकर्ता के रूप में दिखाया जा सकता है और बच्चे को सारी फैसिलिटी देनी है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। यानी पढ़ाने की विधि भी बच्चे के हिसाब से, पढ़ाने का कंटेंट भी बच्चे के हिसाब से, किताबें भी बच्चे के हिसाब से, बिल्डिंग भी बच्चे के हिसाब से, और यहाँ का माहौल जो स्कूल का होगा वो भी बच्चों के हिसाब से, ठीक है। तो शिक्षक का व्याख्यान, ये भाई ये तो टीचर केंद्रित हो गई कि टीचर बस मुंह से बोलता रहे, बच्चे सीखते रहें, तो व्याख्यान नहीं होगा भाई। पाठ्य पुस्तक रचना, अभी बताया कि पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों के अकॉर्डिंग बच्चे नहीं ढलेंगे, नहीं बच्चे रटेंगे तो इसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बच्चों की रुचि और आवश्यकता, भाई यही ठीक है कि बच्चों की रुचि किस में है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। कठोर अनुशासन, ये गलत होगा भाई। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपके वेंडूरा या वंडूरा जिसे बोलते हैं उनने दिया है, और इसे हम मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, मॉडलिंग याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आपसे पूछा है कि भाई प्राथमिक लेवल पर जो 1 से 5 के बच्चे होते हैं उसमें एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, यानी एक क्लास में एक टीचर होगा तो एक टीचर एक समय पे कितने बच्चों को पढ़ाएगा ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है 30, यानी प्राथमिक लेवल पर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यानी रेशियो होगा छात्र शिक्षक 30:1। ऑप्शन है इसमें बी, 30:1 याद रखना है, ठीक है। और ये किस में बताया गया ये भी याद रखना है, तो बोलना RTE 2009 में ऐसा बताया गया है कि हमें 30 बच्चों पर एक ही टीचर रखना है, ठीक है, या एक टीचर 30 बच्चों को एक क्लास में बिठा के पढ़ाएगा, 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंट का सिद्धांत किसने दिया। भाई जितने भी सिद्धांत हैं भाई रटने पड़ेंगे, रटते जाओ, जितने भी आए याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई रट लो। तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत आपका डैनियल गोलमैन ने दिया था, गोलमैन इनका नाम याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग किस पर किया गया था। तो पावलोव ने भाई कुत्ते पे किया था, ये हमें याद रखना है, सीधा सा याद रखोगे तुम, कुत्ते पर किया था, ठीक है। और क्या था भाई इनका प्रयोग, तो ये घंटी बजाते थे, कुत्ता भाई लार टपकाना शुरू करता था, तो ये हम याद रखें कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रैक्टिकल या जो भी प्रयोग था वो किया था। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कौन सी समस्या आती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब है पढ़ने में कौन सी समस्याएं आती हैं, यानी पठन विकार जिसे हम बोलते हैं। केवल शारीरिक समस्या, तो केवल शारीरिक समस्या तो भाई गलत हो जाएगी, ये तो फिजिकल समस्या होगी, अधिगम वाला बताना है हमें। पढ़ने लिखने और गणना करने में भाई यही आपकी पठन विकार है। पढ़ने की अक्षमता को हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, डिसलेक्सिया, और पढ़ने लिखने को हम दोनों को बोल सकते हैं डिसलेक्सिया, और गणना या गणित से संबंधित जो भी आपका अधिगम होगा या अक्षमता होगी उसे हम डिसकैलकुलिया बोल सकते हैं, कूलिया, ठीक है। तो पढ़ने लिखने से संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया और गणना संबंधित अक्षमता डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था में ईगो आइडेंटिटी अहम पहचान का सिद्धांत किसने दिया। तो हमने पढ़ा था भाई इड, ईगो और एक सुपर ईगो, यह तीनों आपकी अवस्थाएं जो हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, आपका दिया था किसने, कोहल वर्ग ने। और यदि केवल अहम पहचान या ईगो आइडेंटिटी पूछे तो आइडेंटिटी की कई स्टेजें आपकी दी थी एरिक्सन ने, जिसमें ईगो आइडेंटिटी है स्टेज 5 पर। तो ये स्टेज याद नहीं रखना, केवल आपसे पूछे ईगो आइडेंटिटी या अहम पहचान तो ये एरिक्सन ने दी थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड की IQ सामान्यता कितनी होती है। तो जो भी गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं इनका IQ लेवल 130 प्लस होता है, तो आपको याद रखना है। सामान्य बालकों में 110 से 120 होता है, और जो एवरेज बच्चे हैं यानी एवरेज से नीचे हैं वो 90 से 110 के बीच में होंगे। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया अभी हमने चर्चा करी थी कि पढ़ने लिखने में जो कठिनाई होगी उसे डिसलेक्सिया बोलेंगे, ठीक है। तो जब पढ़ने लिखने का अलग ऑप्शन बना दे तो हम बोलेंगे भाई पढ़ने में जो अक्षमता होगी, पढ़ने में जो समस्या आएगी उसे डिसलेक्सिया बोलेंगे। और डिसग्राफिया बोलते हैं हम किसको, लिखने से संबंधित, क्या, डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया और पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, और गणित या कैलकुलेशन से संबंधित डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। और बोलने में कठिनाई या बोलने में अक्षमता जो होती है डिसफेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना भाई। अगला प्रश्न है आपका 25, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है। तो हमने अभी बताया था कि जो ZPD में सहायता देगा, ZPD क्षेत्र में हेल्प करेगा, उसकी हेल्प को ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी एक अल्पकाल के समय जो भी सहायता दी जाएगी, अस्थायी सहायता दी जाएगी, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो बच्चे को दंड देना गलत है, अधिक कठिन कार्य देना गलत है, सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना यही ठीक है। तो बच्चा जो सीख रहा होगा उसमें MKO के द्वारा अस्थायी जो सहायता दी जाएगी उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे।
आगे अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में पाठचर्या भार को हल्का करना, रिड्यूसिंग कैरिकुलम लोड को क्या कहा जाता है? तो बोलोगे भाई शिक्षकों की सुविधा के लिए, बच्चों को रटने से मुक्ति देने के लिए, परीक्षा आसान बनाने के लिए, स्कूल का समय घटाने के लिए। तो भाई आप बोलोगे बच्चों को रटने से मुक्त कराने के लिए कैरिकुलम लोड जो है वो कम किया गया, पाठचर्या को कम किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किसने दी? तो इस प्रश्न को हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि मेंटल एज दो है जो बिने और साइमन ने इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक होगा। कब बताया था? तो हमें याद रखना 1905 में बिने और साइमन ने पहली बार बुद्धि का क्या किया था? परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, खेल द्वारा सीखना किस पर आधारित है? आपका ऑप्शन है व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर, मनोविश्लेषणात्मकता पर या संज्ञानात्मकता पर। खेल के द्वारा सीखना रचनावाद का क्या है? रचनावाद पर आधारित है। आपको याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना भाई इसको। अगला प्रश्न है आपका, लिंग भेद जेंडर बायस को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब यहाँ पे लड़का लड़कियों में जो भेद होता है, कोई लड़का ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है या परिवार में फादर को सुपीरियर माना जाता है, मदर को इन्फीरियर माना जाता है, तो इस बायसनेस को, इस भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके, लड़के लड़कियों को अलग पढ़ाना। अलग पढ़ाओगे तो भाई बायसनेस बढ़ेगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सभी को समान अवसर और सम्मान देना, ये भाई बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बढ़िया है, सही हो सकता है। आगे, लड़कियों को कम चुनौती देना, ये गलत। भाई चुनौती कम दोगे इसका मतलब तुम लड़कियों को कमज़ोर समझ रहे, और कमज़ोर समझोगे तो भाई बायसनेस हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत। लड़कों को अधिक प्राथमिकता देना, अधिक प्राथमिकता दोगे तो इसका मतलब लड़कों को तुम ज़्यादा भाव दे रहे, लड़कियों को कम, तो लड़कियाँ इन्फीरियर और लड़के सुपीरियर, तो भाई यही तो नहीं करना है अपन को, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रचनावादी शिक्षण कंस्ट्रक्टिव टीचिंग में बच्चों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो जब भी रचनावादी शिक्षा की बात करें तो आपको याद रखना है कि बच्चे खुद करके सीखेगा, यानी सक्रिय ज्ञान निर्माता हम बोल सकते बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको यूपी टेस्ट से जुड़े नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स आपको 99 रुपये में मिल जाएंगे, और सीडीपी के नोट्स केवल 21 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और आपको यदि ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, आपको PDF भेज दिया जाएगा, PDF के फॉर्म में भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो आप किसी भी कोर्स से संबंधित PDF चाहते हैं तो हमें मैसेज करें। CDP अकेले की यदि PDF चाहिए तो 21 रुपये में, और सारे नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे 99 रुपीज़ में। यदि जो भी इच्छुक हो तो हमें मैसेज कर दे, हम उसको भाई सारी डिटेल बता देंगे और नोट्स भेज देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।